अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। साल 2024 का आज आखिरी दिन है। साल 2024 इख्तिताम पजीर हुआ जा रहा है। आज गुरूब आफ्ताब के बाद नया दिन जो है वो कल को तुलुए आफ्ताब के साथ शुरू होगा। गुरूब आफ्ताब के साथ साल 2024 बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी तल्ख यादें लेकर गुरूब हो गया, रुखसत हो गया। लेकिन साल 2024 शहर फैसलाबाद के लिए कैसा रहा? सबसे पहले ये साल 2024 वही साल है जिसके आगाज़ के दूसरे महीने के अंदर इलेक्शन 2024 हुए, जो कि बहुत देर से इंतज़ार किया जा रहा था और बहुत पाकिस्तान के गर्म इलेक्शन सर्द रातों के अंदर और सर्द अयाम के अंदर हो गुज़रे। सियासत कैसी रही साल 2024 में? शहर फैसलाबाद की सियासत का रुख क्या रहा? हमारे साथ चौधरी अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। सबसे आगाज़ में सियासत से ही आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ हमारे कॉरस्पॉन्डेंट, हमारे नुमाइंदगान होंगे, उनसे उनके मुतलका, उनकी बीट के मुतलका सवालात करेंगे। साल 2024 कैसा रहा? चौधरी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। साल 2024 में आप सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब भी रहे, बहुत सारी आपने भी सहाफ़ियों की इफ़लाह बहबूद के काम किए। दूसरी तरफ सियासत देखें तो बड़ी गर्म रही। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, अलॉटमेंट निशान नहीं मिला, इलेक्शन हो गया, बहुत कुछ होता रहा। आप साल 2024 को सियासत की नज़र के अंदर कैसा देखते? थैंक यू बिलाल। देखिए, साल 2024 पब्लिक के लिए और सियासतदानों के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। स्पेशली अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में जो इलेक्शंस हुए उसमें सारे ही जो है वो PMLN के लोग पिट गए। राना सनाउल्लाह खान जो कि उससे पहले वज़ीर दाखिला रहे थे और दोबारा वज़ीर दाखिला बनने के उम्मीदवार भी थे और प्रोटोकॉल भी उनके पास था, वो इलेक्शन हार गए। इसी तरह से शहबाज बाबर के अलावा तमाम MNAs इलेक्शन हार गए। आबद शेर अली ने अपनी इलेक्शन हार के हैट्रिक की और बाकी लोग भी बड़े बड़े गैर मरूफ उम्मीदवारों से हार गए। तो ये साल PMLN के लिए बड़ा इस मामले में कमज़ोर रहा। फिर जो लोग हारे थे, टिकट होल्डर्स थे या जीते थे, उनको कोई वजारत फैसलाबाद में नहीं मिली, उनको कोई एडवाइज़र नहीं बनाया गया, उनको किसी कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया। फरवरी में इलेक्शंस हो गए थे, मार्च तक हुकूमत आ चुकी थी, लेकिन ये देख लें 9 महीने गुजरने के बावजूद कोई भी बंदा ओबलाइज नहीं हुआ। फैसलाबाद में मेट्रो का ऐलान हुआ, फैसलाबाद में गोल्फ क्लब ख़त्म करके IT यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ, फैसलाबाद में कई ऐलानात हुए, मरियम नवाज़ भी आई, ताहम कोई भी ऐलान अभी तक हम कह नहीं सकते कि उस पर वर्किंग अच्छे तरीके से जारी होगी। इसी तरह से महंगाई के हवाले से ये साल ऐसा बुरा रहा है कि जितने रिकॉर्ड बिल्स बिजली के इस साल में आए हैं, अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो गैस के बिल्स आ रहे हैं। इसी तरह से एनर्जी रेट्स, फ्यूल के रेट बड़े बढ़ाए गए, किराए बड़े बड़े, लोगों की ज़राए आमदन कम हुई। इस साल में फैसलाबाद में बड़ी बड़ी लूम्स, पावर लूम्स, बड़ी बड़ी मिल्स, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई। तो ये साल बेरोज़गारी के हवाले से बड़ा जो है वो बदतरीन रहा। इस साल में कम से कम 10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं। फैसलाबाद के भी बेशतर लोग शामिल हैं, तो रोज़गार के मौके ना होने के बराबर रहे। स्पोर्ट्स के हवाले से कोई बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं हुई। मोहसिन नकवी के PCB चेयरमैन बनने के बाद ये ज़रूर हुआ है कि यहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेट में कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है। कुछ वनडे जीते हैं, कुछ टेस्ट जीते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर फैसलाबाद में जो चैम्पियन कप का इनेकाद किया गया तो उसमें कई तरह के प्लेयर सामने आए। कामरान गुलाम इसकी बड़ी अहम मिसाल है। फिर जो हाइब्रिड मॉडल है चैम्पियन ट्रॉफी में इंट्रोड्यूस करवाया गया 3 सालों में, तो ये स्पोर्ट्स के हवाले से चीज़ा चीज़ें जो बेहतर हुई। तो दूसरी जानब अगर हम बाकी शोबों के हवाले से बात कर लें, स्पेशली जो लोकल बॉडी से इलेक्शंस है वो नहीं हो पा रहे। बल्दियाती नुमाइंदगान के बगैर सिस्टम ब्यूरोक्रेसी चला रही है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फंड्स अवाम को ताकत की मुंतकिली के बगैर गुजरा, जो कि दावे तमाम सियासी जमातें करती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जो MP MNA या जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी आप यहाँ तक अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में उन्हें बाकायदा झटकियाँ दी जाती हैं। एक MPA मीटिंग में लेट हो गया तो डिप्टी कमिश्नर ने वो मीटिंग लेट कर दी। डिप्टी कमिश्नर किसी को साथ दे रहे थे, एक MPA की आवाज़ बुलंद हुई तो उसने उसको उधर ही ऑफिस में झटक दिया। तो ये सूरत हाल चल रही है। और बल्कि जो जीते हुए 5 MPs हैं वो ये नागवार समझते हैं कि हारे हुए हमारे साथ क्यों बैठते हैं, इनको इस कमेटी से DCC से निकाला जाए, ये तक भी गुफ्तगू होती है। एग्जैक्टली। और फिर कोई फैसलाबाद की बड़ी बाअसर, साबिक बाअसर शख्सियत की वज़ीर आला मरियम नवाज़ को ये भी शिकायत रही है कि कमिश्नर उन्हें लिफ्ट नहीं करवाती तो इसको हटा दिया जाए। तो अभी तक वो कमिश्नर भी इधर ही मौजूद है। तो ब्यूरोक्रेसी बड़ी मजबूत रही फैसलाबाद में ना।
कि डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर ऑफिस या इसके अलावा CPO, RPO वो किसी MP MNS के कहने पे चेंज नहीं हुए। इसी तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग से निजात मिली कि मरीम नवाज़ ने वो अपने पास रखी हुई है। ये एक बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि जब अवामी नुमाइंदगान ट्रांसफ़र पोस्टिंग के काम में पड़ते हैं तो फिर कोई भी काम नहीं चल पाता, लोगों के काम बेहतर नहीं होते। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अच्छा, फिर इसमें एक और बात करने की है कि पंजाब लेवल पर काफ़ी चीज़ें बेहतर रही। जो जितनी भी मैंने ये स्टार्ट में तनकीद की है, ये ज़्यादा फेडरल लेवल पे है कि बिजली की कीमतें या जो है वो इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें, ये सारी फेडरल लेवल पे महंगी हुई। जो प्रोविंशियल लेवल पे आप देखें कि शाय खुर्दो नोश की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। चीनी सस्ती हुई है, घी में फ़र्क पड़ा है, दालें सस्ती हुई हैं और आटे की कीमत में तो बहुत डिफरेंस आया है कि 100 से नीचे चला गया, पहले 150 पे चला गया था। तो ये आलमोस्ट 50-60% कम हुई कीमतें। दूसरी जानब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत अगर फ़र्क पड़ता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम देखते हैं कि किरायों में भी फ़र्क पड़ता है। मजमूई तौर पर पंजाब गवर्नमेंट काफ़ी इस्तेहकाम रही है इस मामले में कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को 50 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स ले लेंगे, बेहतर है। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ आए महकमा ज़राअत, क्योंकि एग्रीकल्चर को भी आप देखते हैं हमारी बैकबोन है, नाम की बैकबोन है, जिस बैकबोन की हमने चूरा चूरा कर दी है हड्डियाँ भी, अब तो वहाँ कुछ बचा नहीं। क्या आपको 2024 में कोई एक फसल मुनाफा बख्श नज़र आई जहाँ किसान कोई सुख का सांस लेता हुआ नज़र आ रहा हो? बिलाल, किसानों के साथ बड़ी ज़्यादती हुई 2024 में। पहले जो गंदम थी वो 39 रुपये मन नहीं ली, वो 25 रुपये मन तक बिकती रही। किसानों के अभी तक गोदामों में पड़ी हैं, उनके पैसे नहीं पूरे हुए। तिल की फसल से प्रॉफिट की उम्मीद थी, वहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों से बीमारी का हमला हुआ, बारिशें ज़्यादा हो गई तो तिल की फसल ज़्यादा नहीं हुई, वो ख़राब तिल हुआ, उसका रेट भी कम हुआ। पिछले साल 18-19 हज़ार था, इस बार 5 हज़ार रहा गंदम, तिल। फिर इसके अलावा मकई का काश्तकार जो सोयाबीन इंपोर्ट पर बैन था, तो इसकी जो है वो ले लेते थे, यहाँ पर जितनी भी फीड बनाते थे उस पर बैन हटा, तो उसका नतीजा ये निकला है कि सोयाबीन की वजह से मकई भी रुल गई। फिर कमांद के काश्तकारों को तो मैं कहता हूँ कि बांध के शुगर मिल्स के आगे डाल दिया गया कि इनके साथ जो मर्ज़ी सलूक करो। वो 350 रुपये मन गन्ना ले रहे हैं, जो कि सिंध में 425 रुपये मन है। 75 रुपये मन का फ़र्क पड़ रहा है एक सूबे से दूसरे सूबे में। तो ये बड़ी ज़्यादतियाँ हुई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि किसान को बिल्कुल ही इन्होंने क्रश कर दिया। ताहम इसमें एक किसान कार्ड का इजरा करके इन्होंने कम से कम ये अच्छा किया है कि किसान कार्ड और लाइव स्टॉक कार्ड, इसमें किसानों को गिला भी था या किसानों का ये एक मसला बनता था कि वो गेती फसल नहीं लगा पाते थे ना, पैसे नहीं होते थे, पैसे मैनेज करने हैं फिर लगानी। किसान कार्ड ने उन्हें ये फ़ायदा दिया कि वो उस पर क्रेडिट पे खाद ले सकते हैं, सर्टिफाइड बीज ले सकते हैं, उस पर स्प्रे ले सकते हैं। फिर अब उस पर 30% तक वो कैश पेमेंट लेके अपना डीज़ल के अखराजात भी पूरे कर सकते हैं। तो ये 5-6 महीनों तक उस पर सूद नहीं होगा, ये जितने पैसे लिए उतने ही वापस करने होंगे। ये वाहद किसानों के लिए अच्छी चीज़ हुई है। बाकी जो रेट्स अजनास के थे उसमें किसान बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुआ है कि चाहे उसने वेजिटेबल लगाई है, चाहे उसने कोई भी फसल लगाई है, उसका इस्तेसाल हुआ है, मिडल मैन ने पैसा कमाया। चावल में किसान ने बड़ा नुकसान उठाया। देखें, पिछले वर्ष 2022-23 में जिन जिन फसलों में फ़ायदा हुआ था, 2024 में उन तमाम फसलों में किसान का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि वो अगली फसल लगाने के काबिल नहीं रहा। बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल रहमान मौजूद थे। बहुत डिटेल में हमें पॉलिटिक्स और ज़राअत के ऊपर तफसीलात बता रहे थे कि साल 2024 में सियासत बहुत गर्म रही, किसी के लिए बल्कि सीजन पॉलिटिशियंस के लिए बुरा साल रहा, नए चेहरों के लिए बहुत अच्छा साल रहा। ऐसे ही बल्दियात ना आ सकी। ज़राअत में जितनी फसलें 2 साल में कामयाब रहीं उतनी बुरी तरह पिटी है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते। कहते हैं पहले चौधरी अब्दुल रहमान और दीगर नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। अब फजील से आगाज़ करते हैं। फैसलाबाद की पहचान, जब मैंने सियासत से आगाज़ किया तो दूसरी ब्रेक का आगाज़ हम तजारत से करेंगे। फैसलाबाद की पहचान है मज़दूर, सनतकार और ताजर। ताजर फैसलाबाद में मैसिव लेवल पे, बड़े लेवल पे मौजूद है। फजील, फैसलाबाद के ताजर 2024 में कितने खुश रहे, कितने नाखुश रहे? क्या अच्छा हुआ और क्या उनकी खुशियों और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हुआ?
बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। देखें, आप भी अक्सर प्रोग्राम के अंदर ज़्यादातर ताजर बरादरी और सनतकारों को उनके व्यूज़ लेते रहते हैं। 2024 जो है वो इंतहाई मुश्किल तरीन साल रहा है कारोबार के लिए। अगर हम लोकल इंडस्ट्री की बात करें तो हज़ारों की तादाद में जो फैसलाबाद में लोकल इंडस्ट्री पावर लूम है वो सेक्टर बंद हुए हैं, और इसके साथ साथ जो हमारी छोटी इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी मुश्किलात रहीं। उसकी वजह जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफ़ा था, और हमने देखा कि सनतकार हों या फिर छोटे ताजर हों, उन्होंने 2024 के अंदर एक ही मुतालबा हुकूमत के सामने रखा कि आप IPPs का जो नसूर है इसको ख़त्म करें। लेकिन वो एक हद तक जो है वो ताजर बरादरी का मुतालबा जो है वो रहा। उसके बाद दोबारा से फिर हमने देखा कि उसमें थोड़े पीछे शायद बैक स्टेप पे चली गई ताजर बरादरी, सनतकार, और तकरीबन 4 से 5 मुआहदे जो हैं वो कैंसिल भी हुए। उससे थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ा, लेकिन जो बिजली की कीमतों की वजह से हमारी इंडस्ट्री है वो बंद हुई है। इससे लाखों की तादाद में मज़दूर बेरोज़गार हुए हैं, और जो मज़दूर हैं, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि मज़दूर जो हैं वो कितने खुश रहे और कितने नाखुश हुए, तो आप ये देखें कि आप फैसलाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है और मज़दूरों का शहर इसलिए ही फैसलाबाद को कहा जाता है। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट भी मौजूद है, लेकिन मज़दूरों का हक़ जो है वो उनको नहीं दिया गया। 37,500 जो हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, अभी तक 2024 ख़त्म होने वाला है, इस पर अमल दरामद जो है वो अभी तक नहीं हो सका। जो ताजर तंजीमें हैं उनका आए रोज़ हमने देखा कि एहतजाज लेबर डिपार्टमेंट के बाहर होता है, और जब हमने जो डायरेक्टर लेबर हैं उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा जी देखें, हमारे पास शिकायत आती है, हम उसको चेक करते हैं, हमारी टीमें जाती हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला ने भी ये इक़दाम उठाया है कि जी कम से कम उजरत जो है इस पर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन अफसोस के साथ जिस मज़दूर की वजह से इस फैक्ट्रियों की चिमनियाँ चलती हैं, जब वो खुश नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री जो है वो तरक्की कर पाएगी। क्योंकि आप जब उसको ये इस्लाम भी कहता है कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको अदा करो, और आप पसीना खुश्क होने से पहले क्या, आप तो उसको पूरी मज़दूरी भी नहीं दे रहे, तो इससे फिर वो ज़वाल ही आएगा इंडस्ट्री पर। और 2024 जो है वो आप मार्केटों में जाकर किसी से भी पूछ लें, उनका यही वो कहेंगे कि 2023 और 24 ये 2 साल इंतहाई मुश्किल तरीन साल रहे हैं। और जब हम 8 बाज़ारों की तरफ जाते हैं, मैं एक आपसे सवाल इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ताज दोस्त स्कीम कैसी रही, कितनी कामयाब रही, और दूसरी तरफ मार्कअप रेट का 9% कम होना, एक नेगेटिव क्वेश्चन एक पॉजिटिव है, इसका इम्पैक्ट क्या था, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? देखें बिलाल भाई, जो ताजर दोस्त स्कीम थी उसको तो फौरी तौर पर कुछ एक जो ताजर हैं उनके अलावा सारी मजमूई तौर पर ज़्यादातर ताजरों की जानिब से उसको ताजर दुश्मन स्कीम करार दिया गया। और जो उसका तखमीना रखा गया, जो हुकूमत ने कहा कि हम इतना बजट इससे जो है वो कमाएंगे, तो जो पहले आता था वो भी उससे आना बंद हो गया। ताजरों ने उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। और जो शरह सूद की आपने बात की है कि वो कम हुई, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि जो है वो बेहतरी आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आना भी, और उसके पॉजिटिव साइंस जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला साल जो है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे मज़दूरों के लिए, हमारे लिए, सब के लिए हम दुआ करते हैं कि बेहतर साल हो, बेहतर साल साबित हो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मज़ीद हमारे गेस्ट होंगे, उनसे रब्ता और उनसे इस हवाले से अपडेट लेते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ शराज भट्ट मौजूद हैं, सिटी एट 10 के होस्ट भी हैं इस वक्त, और साथ कॉमर्स की जो बीट है उसको भी देख रहे हैं। शराज बहुत शुक्रिया, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। शराज, आप क्या कहेंगे कि साल 2024 इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा? आप इस निशिस्त पे जब बर्जमान होते हैं, हम आपका इंटरव्यू भी इसलिए यहाँ ले रहे हैं ताकि इसी निशिस्त पे बैठ के आप हालात हाज़रा और शहर फैसलाबाद के तमाम मसाइल को और बहुत सी पर्सनैलिटी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। कैसा रहा 2024, क्या फीडबैक लोगों का है, और 2025 के बारे में क्या गुमान किया जा रहा है? देखें, गुमान तो अच्छा ही रखना चाहिए 2025 के हवाले से। साल 2025 इंशाल्लाह ताला इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा साल रहेगा। साल 2024 में बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, जिसमें हमें बिजली की कीमतों के हवाले से गैस तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, ज़खायर तो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, DLTL रिफंड्स नहीं मिल रहे, पॉलिटिकल चेंजिंग आई, बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने उसका खुमियाजा भुगता है, कारोबारी हज़रात ने भुगता है, हमारी इकॉनमी, हमारी मैशत ने भुगता है।
तो हम समझ रहे हैं कि साल 2025 के अंदर मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, गुमान पॉजिटिव करना चाहिए, पॉजिटिविटी वहाँ पर होनी चाहिए। जिस जगह पॉजिटिविटी होती है मैं समझता हूँ वहीं पर हालात अच्छे होते हैं। जब हम पहले ही ये सोच लेंगे कि नहीं जी हमारा माइंड नेगेटिव है, तो फिर चीज़ें भी हमारी तरफ जो आएंगी वो नेगेटिव ही आएंगी। तो हमें पॉजिटिव गुमान रखना चाहिए। हुकूमत ने इसके ऊपर स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ दिस इज़ जो चीज़ काबिल तारीफ़ है वो काबिल तारीफ़ है। साल के एंड में सही, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ है इससे मुझे लग रहा है कि अगर ये सिंगल डिजिट में आ जाता है आने वाले दिनों में, तो कारोबारी हजरात का, सरमायाकार का, इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो बहाल होगा। जब एतमाद बहाल होगा, पैसा जो है वो सर्कुलेट करेगा मार्केट में। पैसा जब मार्केट के अंदर सर्कुलेट करेगा तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं, कारोबारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पैदा होती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तो ये सिंगल डिजिट पर आ जाता है। बिजली के रेट्स थोड़े से मुनासिब हो जाते हैं, क्योंकि साल 2024 के अंदर बिलाल आपको भी पता होगा कि हमारी इनकम का मेजर पोर्शन जो है बिजली के बिल खा जाते हैं, और ये वजह है कि हमारे बाकी खर्चे मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो अगर बिजली की कीमतें मुनासिब हो जाएं, कम हो जाएं, तो मुझे लगता है कि फिर समहाउ द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल बी एबल टू सस्टेन, मैं सस्टेन कहना चाह रहा हूँ, और बेयर मिनिमम है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे दें, हमें सिर्फ बिजली की कीमतें कम कर दें, इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पर आ जाए। तो ये है कि जो बंद पड़े हुए कारोबार हैं वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। और साल 2025 अगेन आई एम सेइंग कि हमें बड़ी अच्छी उम्मीद है और बड़ा अच्छा गुमान है कि इंशाल्लाह ताला कारोबारी हजरात के लिए भी एट द पर्सनल लेवल भी ये साल 2025 जो हमारे एम्बिशंस, हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स जो हमने सेट कर रखे हैं उसको अचीव करने में बड़ा अच्छा साल है। कि जो आपने भी अभी लफ्ज़ बोला, ये मैं भी बोलता आ रहा हूँ कि किसी भी साल के इख्तिताम पर अगले साल की अच्छी उम्मीद सुनाई जाए जो कि जाहिर हो रही हो। एक्सपोर्ट्स 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मुनाफे में, 9 साल की बुलंद तरीन सतह पे आपका करंट अकाउंट पहुंच गया है, आपका जो बुलंद तरीन सतह पे गया, मार्कअप रेट डिक्रीज हुआ है, पॉजिटिव वाइब्स नज़र आ रही हैं। बिजली सर्दियों के लिए बेशुबा महंगी, भी फरवरी तक ये सस्ती चलेगी, गैस के ज़खायर मिल रहे हैं, इंटरनेशनल ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान बारहा आना, क्या ये मुस्बत इम्पैक्ट है पाकिस्तान के 2025 के बहुत रोशन होने का? सही कह रहे हैं आप। किसी भी साल की एंडिंग में हमने देखा है कि माजी के सालों को उसको अगर कंपेयर किया जाए तो माजी के सालों में हमने देखा है कि हमेशा हमें चैलेंजेस ही मिले हैं इख्तिताम पर। आपने सुना होगा माजी के सालों में हमेशा पेट्रोल बम गिरा दिया, बिजली महंगी कर दी, नए साल का नया तोहफ़ा। तो हमेशा नए साल का नया तोहफ़ा जो है जाते जाते मायूसी ही हमें मिली है। लेकिन हमें इस दफ़ा जो है वो सस्टेनेबिलिटी इस वजह से नज़र आ रही है, उम्मीद अच्छी इस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू टेक रिस्क और वो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मजबूत फैसले कर रही है। और यही वजह है कि जहाँ पर हम लोग तनकीद करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम तारीफ़ भी करते हैं गवर्नमेंट की। 3 साल से चलने वाला सियासी अदम काम, वो सियासी पंडित जो आग उगलते थे बिल्कुल आज इकट्ठे बैठे हैं। यही के साल 2024 के आखिरी 5 दिनों में एक बैठक तो उन्होंने लगाई। हाँ, ये उम्मीद हुई कि शायद अब ये मिल बैठे पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा स्टेबल होगा। इट्स जस्ट लाइक अ स्प्रिंग गेम। जो स्प्रिंग आप प्रेस करते हैं ना, तो स्प्रिंग को फिर अपनी वापस अपनी जगह पर आना होता है, बल्कि अपनी जगह पर वापस नहीं आता, वो अपनी जगह से भी आगे गुजर जाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो चुका है माशी एतबार से। लोगों का ट्रस्ट नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट का ट्रस्ट नहीं है हमारे ऊपर। सो वी आर बेसिकली इन अ स्ट्राइव। हम लोग पिछले 5 साल से एक ऐसे स्ट्राइव के अंदर हैं, ऐसी मेहनत के अंदर हैं कि अल्लाह ताला इस मेहनत को कामयाब। मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत को ना बिलाल 5 साल कंप्लीट करने देने चाहिए। 5 साल उसको खेलने दो। ऑपोजिशन जो है ना वो हमेशा इसमें अपना किरदार बड़ा मेन अदा करती है। ऑपोजिशन को चाहे किसी भी मुल्क में देखें, उसमें डेमोक्रेसी के अंदर देखेंगे तो ऑपोजिशन खामोश बैठकर देखती है। और ऑपोजिशन को चांस देना चाहिए गवर्नमेंट को कि 5 साल पूरे करें। लेट्स सी गवर्नमेंट क्या करती है। चलें जी, आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन जाते हुए अच्छे आने वाले दिनों की उम्मीद यकीनन तौर पर कुछ मुस्बत लेके आती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे फेडरल अदारे फेस्को रेलवे का। रेलवे के हवाले से हमारे साथ अवैस अली मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। 2 बड़े अहम शोबे आपके पास हैं। किसी वक्त में इनमें से एक बीट मेरी हुआ करती थी और अब आप इसको मुकम्मल तौर पे देख भी रहे हैं। अवैस, फेस्को
एक ऐसा अदारा है जो कि साल 2024 में आवाम के ऊपर बिजलियाँ ही गिराता रहा और आवाम बड़ी तंग रही। क्या 2025 से पहले 2024 के अंदर कोई ऐसी साइंस हैं कि 2025 अच्छा रहेगा, और 2024 कैसा रहा? कितने टारगेट्स अचीव किए गए, कितने नए प्रोजेक्ट्स लगाए गए, और कितनी आवाम को खुशखबरियाँ मिली, और कितने ग्रीन मीटर या ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़े? बिल्कुल बिलाल भाई, साल 2024 जो है वो बिजली सार्फिन के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक ड्रोने ख्वाब की तरह गुजरा है। बिजली की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है, और रही सही कसर जो फेस्को है इसकी नाकस हिकमत अमली में भी जो है वो मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर्स को बहुत परेशान किया। ओवर बिलिंग के बहुत से मसाइल थे, वो सामने आए, इस बात में कोई शक नहीं। जब से CEO फेस्को आमिर पुनू आए हैं, ओवर बिलिंग फेस्को में कम हुई है, ये क्रेडिट उनको जाता है। मगर इसके बावजूद बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट फेस्को के, जैसे चौक घंटाघर साल 2023 में उसका आगाज़ फेस्को ने किया और बड़े बड़े दावे किए कि जदीद बिजली सिस्टम बचाया जाएगा, घंटाघर के 8 बाज़ारों में ज़ेरे ज़मीन तारें बिछाई जाएंगी। ये भी वैसे एक डरावना ख्वाब है जो पिछले कई सालों से, बल्कि ये सुहाना ख्वाब है जो डरावना बना हुआ है। हादसात होते जा रहे हैं, बल्कि ये गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल होने वाला जो टाटा बाज़ार में वाक़या है वो भी इसका गमाज़ है कि इतने बड़े मैसिव लेवल के ऊपर फायर के इश्यूज़ आते हैं और दुकानें जल के खाकसर हो जाती हैं। बिल्कुल बिलाल भाई, ये देखें गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ, और इस तरह के वाक़यात जो है वो चौक घंटाघर के 8 बाज़ारों में आए रोज़ रोनमा हो रहे हैं। तो सोचना ये चाहिए फेस्को को और ज़िले इंतज़ामिया को कि वो जो प्रोजेक्ट शुरू किया था कि जदीद बिजली सिस्टम बचाएंगे, उससे ना सिर्फ हादसा से बचा जा सकेगा, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो हज़ारों अफराद 8 बाज़ारों में काम करते हैं या ख़रीदारी की गर्ज से आते हैं, उनको सहूलत मिलेगी और इस तरह के शॉर्ट सर्किट के वाक़यात पर काबू पाया जा सकेगा। ताहाल आप ये देखें कि फेस्को ने 2.5 करोड़ पे इस एक निजी फर्म को दिए कि इस बात का तखमीना लगाया जाए कि कितनी लागत आएगी और किस तरह से फीडर बिछाए जाएंगे, लेकिन वो मंसूबा जूं का तूं है, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। फेस्को मलबा डालता है ज़िले इंतज़ामिया पर कि वो पैसे देगी, ज़िले इंतज़ामिया फेस्को पर डालता है। एक और जुल्म वैस किया गया आवाम पे कि प्रोटेक्टेड कंज्यूमर को निकाल के नॉन प्रोटेक्टेड में दनिस्ता दाखिल किया गया, ओवर बिलिंग करके कुछ चीज़ें बदल के, ताकि टारगेट्स तो अचीव होंगे लेकिन गरीब आवाम का भुरकस निकाला गया। बिल्कुल, प्रोडेटा बिलिंग वेबसाइट जैसे फेस्को ने मुतारफ़ करवाई है, तो उसका खमियाजा कंज्यूमर्स ने भुगता। एक जानब तो बिजली महंगी हो रही थी, दूसरी जानब प्रोडेटा जिस तरह से बिल चार्ज कर रहा था, कभी 29 दिन की रीडिंग, कभी 31 दिन की रीडिंग, कभी रीडिंग कम करके भेज रहे थे तो कभी ज़्यादा भेज रहे थे, तो इससे कंज्यूमर्स बहुत कन्फ्यूज़ हुए और सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर के चक्कर लगाते थे। लोग हमें साल 2024 में महंगी बिजली के साथ साथ फेस्को की नाकस हिकमत अमली की दहाई डालते हुए दिखाई दिए कि ये किस तरह की बिलिंग है। हमें कहा जाता है कि आपको गुज़िश्ता माह कम यूनिट्स चार्ज किए गए थे, अब जो है वो जो कम यूनिट्स चार्ज हुए थे अब वो ज़्यादा कर देंगे, तो इससे स्लैब डिफरेंस पैदा हो जाता है। जैसे ही स्लैब डिफरेंस पैदा होता है तो चंद यूनिट, 10 यूनिट ज़्यादा होने से, 5 यूनिट ज़्यादा होने से घरेलू कंज्यूमर के बिजली के बिलों में 10 से 20 हज़ार रुपये का जो इजाफा है वो हो जाता है। तो इस तरह के जो तकनीकी मसाइल है, बदकिस्मती से वो भी साल 2024 में बिजली सार्फिन के साथ रहे। बिजली महंगी हुई, फेस्को के जो प्रोजेक्ट थे वो भी मुकम्मल नहीं हो सके। बिजली की तारों का जो मंसूबा था, नेपरा ने कहा कि 1100 ऐसे पॉइंट्स हैं फेस्को के जिनको फेस्को जल्द अज जल्द उन पॉइंट्स को दूर करे लटकते तारों के, ताकि नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। वो भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, और इसके साथ साथ जो पोल्स की अर्थिंग है वो भी नेपरा टारगेट पूरे करने में साल 2024 में फेस्को नाकाम रहा। उससे हुआ ये है कि ना सिर्फ फेस्को के मुलाजमीन को करंट लगने के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, बल्कि आम शहरियों को भी करंट लगने के नाखुशगवार वाक़यात रोनमा हो, जिससे बहुत सी अमवात भी हुई हैं। फेस्को के मुलाजमीन जो हैं वो फैटल इंसिडेंट्स में ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिस पर नेपरा ने तशवीश का इज़हार भी किया कि फेस्को जो है वो अपने लाइन स्टाफ से मतलब कोई जामिया मनसूबाबंदी बनाए। बकट क्रेने हैं वो ताहाल फेस्को का लाइनमैन उससे महरूम है। ये बात समझ से बालातर है कि फेस्को मुल्क की बेहतरीन बिजली की तकसीमकार कंपनी की दावेदार है, मगर हम ये देखते हैं कि वो लाइन स्टाफ जो रिकवरी में अहम किरदार अदा करता है वो इस तरह से अफसोसनाक अंदाज से बिजली की तारों पर उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, इस तरह के वाक़यात रोनमा होते हैं। फेस्को उन लाइनमैनों को सहूलत फराहम करने के हवाले से कोई इकदाम खातिर ख्वाह नहीं कर रहा, जो कंपनी की कारकर्दगी पर सवाल निशान। रेलवे कितनी ट्रेनें नहीं शुरू कर पाया, मुसाफिरों को सहूलत फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से मिलती नजर आई, जब मुल्क का तीसरा बड़ा रेलवे स्टेशन बेयारो मददगार ही रहा।
बिल्कुल बेयारो मददगार रहा है, सफ़र का एक सस्ता ज़रिया है। हंगामी सूरत हाल में साल 2024 में बेशतर औक़ात ऐसा हुआ कि हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र दीगर ट्रांसपोर्ट बंद रही है, रेलवे चलता रहा है, तो लोगों ने कसीर तादाद में रेलवे का सफ़र जो है उसको तरजीह दी है। बाहिफाजत सफ़र भी है, लेकिन बदकिस्मती से ये समझ से बालातर है कि लोग रेलवे का सफ़र आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज भी देखें कि बुकिंग फुल होती है बेशतर ट्रेनों की। इसके बावजूद हुकूमत जो है वो हुकूमत वक्त ऐसे इकदामात नहीं कर पा रही जिससे जो रेलवे है उसको पैरों पर खड़ा किया जा सके। कोई नई ट्रेन नहीं चलाई गई, कोई सहूलत नहीं फराहम की गई ताकि लोग जो है वो रेलवे सफ़र कर सकें। सस्ता सफ़र का ज़रिया है, दीगर ट्रांसपोर्ट पर गौर की जा रही है, दीगर ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए जो है वो मनसूबों का ऐलान किया जा रहा है, मगर पहले से जो ट्रांसपोर्ट मौजूद है और एक ऐसी ट्रांसपोर्ट मौजूद है जिसमें हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं, उसको नज़रअंदाज करके जो है वो लोगों को जो है वो फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। रेलवे मुलाजमीन साल भर हर महीने सैलरी लेट होने पे एहतजाज करते रहे। बेशतर प्रोग्राम मैंने किए, कम लोगों पर क्योंकि यहाँ स्टाफ की इतनी शॉर्टेज है, कम तादाद पे ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक कम लोग जो है वो ड्यूटी देते रहे, उन पर ज़्यादा बोझ पड़ता रहा। रेलवे को चलाने के लिए रेलवे चलाने वाले लोग खुद अपने हकूक़ की जंग लड़ते नजर आए। प्रोग्राम में आगे लिए चलते प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मियाँ उमैर अजमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और FBR और एक्साइज़ यानी कि टैक्स और आवाम पे पड़ने वाले सरकारी बोझ के नुमाइंदे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखते हैं। उमैर अजमत साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसा टारगेट्स FBR के रहे, क्या अचीव करते नज़र आए? आवाम पे 2024 में कितना बोझ पड़ा, आने वाले साल में ये बोझ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये आप इसे कैसे कंसिडर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे पहले तो 2024 चूँकि जितने भी जो टैक्स कलेक्शन वाले इदारे हैं या मालियाती इदारे उनका वैसे इस साल से तो कोई ताल्लुक़ नहीं होता फाइनेंशियल ईयर के साथ, जो कि 1 जुलाई से शुरू होता है, लेकिन फिर भी 6 माह आप कह लें, 6 माह करीबन होने को हैं। तो 2 क्वार्टर्स इस वक्त पूरे हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले टैक्स कलेक्शंस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 34% इंक्रीज़ हुई है FBR के टैक्स कलेक्शंस में, क्योंकि FBR ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेजर टैक्स कलेक्टर है। तो इसके टैक्स वसूलियों में फैसलाबाद के अंदर जो सनती शहर है 34% इजाफा हुआ है और लगभग 70 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली फैसलाबाद से हुई है, जिसमें से 46 बिलियन जो है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स जो कि मेरी आपकी या किसी भी शहरी की आमदन पर टैक्स कलेक्ट होता है उसकी सूरत में हुई है। ताहम जो बुरी बात है या अफसोसनाक बात है वो ये है कि 25 अरब रुपए से ज़ायद फैसलाबादियों की जेबों से सेल्स टैक्स भी निकलवाया गया और ये गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में एक बड़ा इजाफा है। उसका इम्पेक्ट क्या आया है? उसका इम्पेक्ट ये आया है कि अगर किसी रेडी वाले ने, छाबड़ी वाले ने 700 रुपये, दिहाड़ीदार मज़दूर ने घी का पैकेट ख़रीदा, अपने बच्चे के लिए दूध का डिब्बा ख़रीदा, अपने किसी प्यारे के लिए दवा ख़रीदी, तो उसने उस पर सेल्स टैक्स अदायगी की। हत्ता कि अगर किसी किसान ने अपने ज़रूरत के लिए कोई भी एसेसरी ख़रीदी तो उसने भी उस पर सेल्स टैक्स अदायगी की। इसी तरह ट्रैक्टर की बात करें जो एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल होता है, बड़ी आम चीज़ है, पहले उस पर 10% सेल्स टैक्स लगाया गया, फिर इसी साल के अंदर ही उसको बढ़ाकर 14% कर दिया गया। सेल्स टैक्स का पोर्शन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया। इस वक्त रिकॉर्ड सेल्स टैक्स कलेक्शन हो रही है मुल्क की हिस्ट्री के अंदर, 18% हाईएस्ट रेट है। उसके बाद टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा हो रही है, तो उससे जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को महंगी चीज़ें ख़रीदनी पड़ रही हैं। ये एक बुरी चीज़ है जो कि गुज़श्ता सालों से इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में आवाम पर इसका बोझ डाला गया है और ये कहीं ख़त्म होने का या कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इदारे उस तरह से अपना काम नहीं कर रहे और आवाम उस तरह से टैक्स अदा नहीं करना चाह रही जिस तरह से उनकी इनकम है। तो फिर हुकूमत ये आप इसको कह लें कि आवाम पर जुल्म कह लें, आवाम के साथ डाका कह लें, वो करती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस या विद होल्डिंग टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। बिलखुसूस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनकी वजह से आवाम को महंगाई और दीगर जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में इसमें आप 2025 में भी इसमें कमी की कोई मुझे सूरत नज़र नहीं आ रही, बल्कि हो सकता है कि इनमें कुछ मज़ीद इजाफा हो जाए। जिस तरह से ज़्यादा हम थोड़ा FBR पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो एक्साइज डेफिनेटली वो नंबर प्लेट्स हैं, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हैं, हमने बात प्रोग्राम भी किए हैं। FBR और कस्टम खुद डाकू बन के फैसलाबाद में नज़र आए। गोदाम से सिगरेट चोरी हो गए, यहाँ से $2.25 अरब के रिफंड्स लोग फ्रॉड करके ले गए।
ऐसे केसेस सामने आए, यहाँ से कस्टम के ऑयल चोरी के बड़े वाक़यात है, यहाँ सुप्रीडेंट रंगे हाथों रिश्वत लेता पकड़ा गया। ऐसे ऐसे वाक़यात ने कस्टम और FBI जो अदारा है इसके ऊपर से लोगों का एतमाद शेक किया है, बरकरार नहीं रखा। बिलाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। टैक्स कलेक्शन और फिर वो जो कलेक्शन होने वाला या इन्फोर्समेंट जो की जाती है उस पर पूरी गिरफ्त होना, अवाम ने एक मैंडेट दिया है इस महकमे को, या सरकार ने इसको मैंडेट दिया है, तो अथॉरिटी दी है, तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसकी मुकम्मल मौसर तरीके से निगरानी करें। सिर्फ अब भी 2.5 करोड़ रुपए के सिगरेट चोरी नहीं हुए, बल्कि इससे कबल भी 4 साल पहले भी इसी तरह सिगरेट चोरी का वाक़या सामने आया था। बड़ा वाक़या था कि जो FBI वाले सिगरेट पकड़ते थे उनके मुलाजिम इधर से चोरी करके ले जाते थे। बाद अज़ा उस रिकॉर्ड को ज़ाया करने के लिए आग लगाई, उसने पूरी बिल्डिंग जला के राख कर दी, आउट ऑफ कंट्रोल होगी। तो उस केस के मुलजिम भी आज आज़ाद हैं। इस केस की भी मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ा अमल नहीं होगा, अभी तक वो बंदे अपनी ड्यूटियों पे मौजूद हैं। वैसे तो DG को लिख दिया गया है इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, FIR भी FIA में हो चुकी है। इसी तरह जो करप्शन की बात आपने की कस्टम्स के अंदर, वो वाकई बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ताहम दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ट्रांसफॉर्मेशन की बातें की जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे भी बात वही हो रही है, काम इन्हीं बंदों ने करना है, ऊपर इनकी निगरानी करने वाले भी हमारे ही लोग हैं, वही लोग हैं जो इदारे के अंदर मौजूद हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखना या उस पे जो करप्शन की शिकायत है उस पर कंट्रोल करना, ये एक बहुत मुश्किल अमर है। बिलखुसूस जो कस्टम्स हैं IR के मुकाबले में कस्टम्स के अंदर करप्शन की शिकायत बहुत ज़्यादा है, तो उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, काम करने की बहुत ज़रूरत है। और करप्शन का घोड़ा ऐसा बेलगाम हुआ है कि धड़ल्ले से काम चल रहे हैं, और जो अदारे इनके ऊपर एक्शन लेते हैं जिसे FIA कहते हैं, वहाँ से ज़रा ये कहते हैं कि अलहदा दिहाड़ियाँ लगा के इनको केसों से क्लीन चिट दी जा रही है। ये ऐसा काम है जो सरेआम सरे बाजार चल रहा है और आला हुकाम आंखें मूंदी बैठे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, और पहला दो एक साथ में मुश्तमिल ये प्रोग्राम है, लेकिन पहले प्रोग्राम के इख्तिताम पे एक बहुत ही ख़ास, क्योंकि हम प्रोग्राम के इस हिस्से को आज मैं समराइज़ करूँगा। ज़फ़र डोगर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2024 इलेक्शन का साल रहा, बहुत कुछ होता रहा, बड़ा बिजी ईयर रहा, 9 पॉइंट्स मार्कअप रेट गिरा, डॉलर काबू में रहा, बहुत कुछ अप एंड डाउन होता नज़र आया। आप 2024 को अपनी नज़र से कैसे देखते हैं कि ये कैसा साल रहा शहर फैसलाबाद के वासियों के लिए? बहुत शुक्रिया बिलाल, हमेशा की तरफ आप कुछ न कुछ इस तरह का करते हैं कि जिसमें थोड़े वक्त में बहुत कुछ पहुंच जाता है लोगों तक, हमारे व्यूअर्स तक, और व्यूअर्स का ये इस्तेहकाक है कि उनको ताज़ा बताज़ा ख़बरें और तबसरे और फिर अजमाली जायज़ा पूरे साल का मिले। 2024 हंगामा खेज़ साल रहा, सियासी लिहाज से बहुत हंगामा खेज़ रहा, और इतना हंगामा खेज़ था कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन तकरीबन 10 माह गुजर चुके हैं, मगर अभी तक इस्तेहकाम नहीं आ सका। जिस मकसद के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं, पॉलिटिकल इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी, नई गवर्नमेंट, वो सब कुछ होने के बावजूद सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस इंस्टेबिलिटी के बावजूद मुआशी इंडिकेटर्स बेहतर हुए, डॉलर मुस्तहकम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, और जितने भी मुआशी इशारे हैं वो बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इंटरनेशनली हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और चीज़ों की जो महंगाई का लेवल भी कुछ कम हुआ। वो जो तेज़ी से बढ़ रहा था या बढ़ा था, वो उसको ब्रेक लगी। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल को नीचे आ गया, लेकिन बेहतरी की तरफ आ गया काफ़ी हद तक, और काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आई। कुछ मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के करने के ऐसे स्टेप्स हैं जो अभी तक नहीं हो सके। पंजाब गवर्नमेंट जहाँ बाज़ मामलात में अच्छा रोल अदा करती है, लेकिन फैसलाबाद को देखें तो फैसलाबाद में यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के जो पुलिस के मामलात हैं, हालांकि बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट अफसर मौजूद हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि क्यों ना क्राइम कंट्रोल में आ रहा है, और ना ही इंतज़ामी तौर पे हम देखते हैं कि जो सड़कों की सूरत हाल है, जो अदारों की सूरत हाल है, वो अच्छी नहीं रही। एक सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा मुझे ज़ाती तौर पर और फैसलाबाद के लिए बहुत बड़ा सदमा, जो उस्ताद शेर अली ख़ान, इंटरनेशनल कव्वाल, गायकी का बहुत बड़ा नाम,
वो 25 दिसंबर को इंतकाल कर गए। एक बहुत बड़े आलिम दीन इंतकाल कर गए, हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीज़ अलवी साहब। इसी तरह कुछ और शख्सियात यहाँ उस साल इसमें जाती रहीं, और मैं समझता हूँ कि हम मजमूई तौर पर कह सकते हैं कि साल 2024 एक सियासी लिहाज से हंगामा खेज़ साल रहा, लेकिन साल के अख्ताम की तरफ बढ़ते बढ़ते बेहतरी की तरफ जा रहा है, और हम तवक्को कर सकते हैं कि इंशाल्लाह जो बेहतरी का सफ़र शुरू हुआ है ये अगले साल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बायस बनेगा, और लाजमी तौर पर, यकीनी तौर पर, और हम पूरा उम्मीद हैं इस हवाले से कि इंशाल्लाह अगला साल 2024 होगा वो 2025 जो होगा 2024 से बेहतर होगा, क्योंकि इस साल में हमने जितनी मुश्किलात देख ली हैं, अब जो सारे अदारे, सारी इंतज़ामिया, हर चीज़ वो एक रूटीन में जो चीज़ें आनी होती वो आ चुकी हैं, और लगता है मुझे कि आने वाले दिन, आने वाले महीने, आने वाले साल अल्लाह के फजल करम से फैसलाबाद के लिए बेहतरी के साल होंगे। सर किसी भी साल के अख्ताम पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉजिटिव इशारे बहुत कम हमें देखने को, मार्केट रेट का कम होना, एक्सपोर्ट्स का बढ़ जाना, करंट अकाउंट का 9 साल की बुलंद सतह पे चले जाना, और इंटरनेशनल सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान की कदर, पाकिस्तान की दोस्तियां बढ़ना, हमारा लाइजॉन क्रिएट होना, लग रहा है 2025 जैसे इंटरनेशनल अदारे तमाम कह रहे हैं, और जितने वो मईशत के पेशवा हैं वो इस मुल्क को 2025 बड़ा रोशन मुस्तकबिल कहते हैं। ये बड़ा हमने वंस इन द ब्लू मून देखा है कि ऐसे साल के इख्तिताम पे कोई इशारे मिल रहे हों, जहां मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि एक हफ़्ते में मुझे जितनी टूटी सड़कें हैं वो पैच होते नज़र आएँ, जितनी सफाई है वो मुकम्मल नज़र आए, जितनी तजावज़ात है वो ख़त्म होती नज़र आए। ये पूरे 8-10 माह में यकीनन नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि 2025 बहुत डिफरेंट ईयर होने वाला है स्टार्ट पे? बिलाल, आपने बहुत खूबसूरत एक बात की कि ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि साल के अख्ताम पर एक राय बन रही है, ओवरऑल एक इम्प्रेशन ऐसा आ रहा है कि 2025 बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, और मुझे लगता है कि हम इस तरफ जा रहे हैं। जो स्टेप्स गवर्नमेंट्स ले रही हैं उसको और ज़्यादा एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो एक जमूद था, जो एक रुका हुआ सिलसिला था, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत नीचे जा रहे थे हम, एक वक्त तो डिफ़ॉल्ट कर जाने की, यानी इस हद तक हम चले गए थे। अल्लाह का शुक्र, अरबों डॉलर अब हमारा ज़र मुबादला के ज़खायर हो चुके हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो एक बार जब हो जाती तो फिर बेहतरी का सफ़र शुरू होता है, यानी ग्रेजुअली होता है ना। अब हम उस डिफ़ॉल्ट के चक्कर से निकल के पॉजिटिव सरप्लस उस चीज़ में आ रहे हैं, और अब जो है अल्लाह के फजल से मुझे यूँ लग रहा है, और जैसे आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया, कि पहली दफ़ा देख रहे हैं कि किसी साल के अख्ताम पर अच्छा जहन बन रहा हो, अच्छा माइंड बन रहा हो कि नेक्स्ट ईयर जो है लगता है कि अच्छा होगा। तो ये इम्प्रेशन जो है ये भी एक कामयाबी है, मैं समझता हूँ। ये उम्मीद है कि हम बुरा साल तो हमने देख लिया, लेकिन बुरे साल का अख्ताम पे हम ये पेशगोई कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं और पेशगोई कर सकते हैं कि इंशाल्लाह 2025 अब तक का जो कुछ होना था हो चुका, अब अगला साल बेहतर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्बत पेशगोइयाँ जो हैं वो अच्छे दिनों की नवीद सुनाती हैं। ये साइकोलॉजी की एक टर्म है, पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ कुछ एनर्जी प्रोवाइड होती नज़र आ रही है कि जहाँ बरामदात 2024 के 11 महीनों के अंदर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर सरप्लस हुई है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर ये सब कुछ हो जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक मुस्बत रस्ते पे जहाँ नज़र आता है। हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे शोबे, बहुत सारे सेक्टर्स के हमारे नुमाइंदगा ने अपने आरा दी, आपके सामने रखी, वो आपके साथ शामिल की। मकसद भी था ताकि आपको अपडेट किया जाए, आपको अपडेट यही किया जाए कि इस वक्त पाकिस्तान का मानचेस्टर फैसलाबाद कहाँ खड़ा है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। कल इसी के दूसरे हिस्से के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।